नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस का आज एक और विकेट गिरा है, लेकिन ये बड़ा विकेट गिरा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और उससे पहले उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दिया, एमएलए शिप से इस्तीफा दिया और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। कहाँ जा रहे हैं ये उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि 15 तारीख को यानी 15 फरवरी को वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखें तो ये बड़ा कैच है। इससे पहले भाजपा लगातार कोशिश करती रही है कि महाराष्ट्र में उसके पास एक जनाधार वाला मराठा नेता हो। इसी तलाश में नारायण राणे को लेकर आई थी, उनको राज्यसभा में भी भेजा, केंद्रीय मंत्री भी बनाया, लेकिन नारायण राणे कोई विशेष प्रभाव छोड़ नहीं पाए। पार्टी को मराठा वोटों में कोई इजाफा कर पाए हो ऐसा दिखाई नहीं दिया जब से आए हैं तब से। यह पार्टी की ये कोशिश लगातार जारी रही, इसीलिए जब एनसीपी टूटी तो अजीत पवार को साथ लेने में पार्टी ने संकोच नहीं किया कि मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र में उसकी ताकत बढ़ेगी। अशोक चव्हाण नांदेड़ से आते हैं, नांदेड़ पर उनकी पकड़ है। हालांकि पिछला लोकसभा चुनाव वो नांदेड़ से हार गए थे, बाद में विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन अगर महाराष्ट्र में सबसे बड़े जनाधार वाला कोई कांग्रेसी नेता है तो उसका नाम अशोक चव्हाण है। उनके पिता 2 बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शंकरराव चव्हाण, और केंद्र में गृह मंत्री रह चुके हैं पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, और खुद अशोक चव्हाण प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उनका पार्टी छोड़ना, हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं की है, उसके जरिए बीजेपी ने कई इक्वेशन साधने की कोशिश की है, कई जो समस्याएं हैं उसको हल करने की कोशिश की है। एक जनाधार वाला नेता ऐसा जिसका वेस्टर्न महाराष्ट्र और मराठाओं में पकड़ हो, खुद मराठा नेता हो, और वो बहुत लंबी दूरी का खिलाड़ी ना हो, यानी उम्र की दृष्टि से बहुत लंबे समय तक चलने वाला ना हो। अशोक चव्हाण की उम्र 65 साल है, तो मानकर चलना चाहिए कि अगले 10-12 साल तक वो कम से कम राजनीति में, सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को इतना ही समय चाहिए अपनी नई लीडरशिप डेवलप करने के लिए महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण के आने का मतलब क्या है? अभी भाजपा में उन्होंने औपचारिक रूप से भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन आप मान कर चलिए कि वो भाजपा में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छोड़कर संन्यास लेने के लिए उन्होंने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है और कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। एक ही पार्टी बची थी महाराष्ट्र में जो टूट नहीं रही थी, उसकी भी शुरुआत हो गई है। मिलिंद देवड़ा ने पहले छोड़ा, वो एकनाथ शिंदे ग्रुप के साथ गए, फिर बाबा सिद्दीकी ने छोड़ा, वो अजीत पवार के साथ गए, अब अशोक चव्हाण बीजेपी के साथ आने वाले। तो इसके जरिए एक तो अजीत पवार की ताकत ज़्यादा न बढ़ने पाए और उन पर निर्भरता ज़्यादा ना हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चव्हाण को लाने की कोशिश की है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी। भाजपा का मानना था कि अशोक चव्हाण अगर भाजपा के साथ आते हैं तो ये उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी कोई भी जनाधार वाला नेता अगर किसी पार्टी से जुड़ता है तो पार्टी को उसका फ़ायदा ही होता है। तो अशोक चव्हाण के जुड़ने से अब माना ये जा रहा है कि उनके साथ कई विधायक आ सकते हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात से इनकार किया कि उनकी किसी विधायक से बात हुई है। उनका सबका अपना अपना निजी फैसला होता है, मैंने किसी से बात नहीं की है। लेकिन अगर उन्होंने बात न भी की हो तो आप मान कर चलिए कि अशोक चव्हाण महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी का आखिरी किला थे, आखिरी दुर्ग थे। उस दुर्ग के ढहने के बाद कांग्रेस में बिखराव और भगदड़ ये दोनों तेज़ होने वाली है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में, जैसा मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ, अभी अंतिम वाक्य या अंतिम पन्ना उसका लिखा नहीं गया है। अभी बदलाव हो रहा है और भी होने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी पर उसका क्या असर पड़ेगा। देखिए, माना ये जा रहा है कि 15 तारीख लास्ट डेट है राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन की। नारायण राणे राज्यसभा में थे, वो रिटायर हो रहे हैं। पार्टी ने उनको नॉमिनेट नहीं किया है अभी तक, या उनके नॉमिनेशन की घोषणा नहीं की है अभी तक।
और माना जा रहा है कि उनको नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। 8 मंत्री केंद्रीय मंत्री हैं जिनको फिर से राज्यसभा नहीं दी गई है, उनसे कहा गया है लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। अब नारायण राणे से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा गया है या नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना मानकर चल रहा हूँ मैं कि नारायण राणे को राज्यसभा में पार्टी नहीं भेज रही है और अशोक चौहान के जाने की प्रबल संभावना है। तो क्या भाजपा अशोक चौहान को राष्ट्रीय राजनीति में उनका उपयोग करना चाहती है? मुझे नहीं लगता। अशोक चौहान जैसे नेता को, महाराष्ट्र के इतने कद्दावर नेता को लाकर केंद्र में मंत्री बनाने के लिए तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा उनको लेकर आई है। फिर राज्य में वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इससे नीचे के पद पर कहाँ जाएंगे? मेरा मानना है कि ये 2024 के केंद्रीय मंत्रिमंडल की तैयारी की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के समय लोकसभा सदस्यों और केंद्रीय मंत्रियों के टिकट काटे और उनको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया, फिर राज्यसभा में रीनॉमिनेट करने से मना कर दिया, तो ये सब तैयारी चल रही है 2024, क्योंकि मोदी को पता है कि इसमें कोई संशय ही नहीं है कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो सरकार बनना तो 2024 में तय है, उसके लिए अभी से चेहरों की तलाश हो रही है और 2024 में जो मंत्रिमंडल बनेगा आपको वो 2019 के मंत्रिमंडल से बिल्कुल अलग दिखाई देगा, एकदम नया दिखाई देगा। तो क्या उसमें अशोक चौहान केंद्रीय मंत्री के रूप में होंगे? मुझे शंका है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी अशोक चौहान को केंद्र में मंत्री बनाना चाहेगी। राज्यसभा का टिकट अभी ज़रूर मिलेगा क्योंकि इतने बड़े नेता हैं, आ रहे हैं और उनको ज्वाइन कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी जाने वाले हैं। हो सकता है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मुंबई पहुँचे तो बड़े धूमधाम के साथ उनको पार्टी में ज्वाइन कराया जाएगा। फिलहाल उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन विधानसभा चुनाव के समय मुझे पूरी उम्मीद है कि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। सवाल है कि क्यों? क्योंकि वो प्रदेश में मंत्रिमंडल का सदस्य बनने के लिए तो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री से नीचे का कोई पद मुझे नहीं लगता कि अशोक चौहान लेंगे या उनको बीजेपी में लाकर बीजेपी उनको देना चाहेगी, उनका कद घटाने जैसी बात होगी। तो मुख्यमंत्री पद या केंद्र में मंत्री पद, तो राज्य में मुख्यमंत्री पद या केंद्र में केंद्रीय मंत्री का पद, यही 2 पद उनके लिए दिखाई देते हैं जिन पर उनको सुशोभित किया जा सकता है। तो फिर सवाल ये है कि अगर राज्य में मुख्यमंत्री होंगे तो बाकी इक्वेशन कैसे बैठेगी? एक मराठा नेता भाजपा का अपना होने से अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों को संतुलित करने में आसानी होगी। दोनों का ये जो उनके वज़न से ज़्यादा जो है प्रभाव है मराठा नेता होने के कारण, उसमें कमी आएगी। दूसरा, मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को जिस तरह से मुख्यमंत्री से फिर उप मुख्यमंत्री बनाया गया, अब अगला कदम जो है उनको केंद्र में मंत्री बनाने का है। उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा 2024 में, इसकी मुझे बड़ी प्रबल संभावना लगती है। उनको राज्य की राजनीति से हटाया जाएगा, अशोक चौहान को राज्य की राजनीति में स्थापित किया जाएगा। तो भाजपा चाहेगी कि उसकी सरकार बने महाराष्ट्र में, तो अशोक चौहान उसके मुख्यमंत्री बने। हालांकि ये सब कयास है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं किसी पुख्ता जानकारी के आधार पर ये बात नहीं कह रहा हूँ। केवल राजनीतिक जो समीकरण है, भाजपा की जो कमज़ोरी है, भाजपा की जो ज़रूरत है महाराष्ट्र की राजनीति की दृष्टि से, कुछ और घटनाओं पर नज़र डालिए। एनसीपी मराठाओं की एक तरह से कहिए सबसे मजबूत पार्टी, शरद पवार सबसे मजबूत मराठा नेता। शरद पवार का ये आखिरी चुनाव होगा, मुझे लगता नहीं कि इसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे। वैसे भी उन्होंने पिछली बार भी वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़े थे, राज्यसभा में है, लेकिन चुनावी दृष्टि से सक्रिय भी 2024 के बाद वो रहेंगे, इसमें शक है। केवल विधानसभा चुनाव तक वो सक्रिय रह सकते हैं, लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि 2024 के विधानसभा चुनाव तक या हो सकता है लोकसभा चुनाव तक वो एनडीए की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि उनके सामने इस समय सबसे बड़ा प्रश्न, सबसे बड़ी चुनौती है अपनी बेटी की बारामती लोकसभा सीट बचाना। अगर उनको अपनी बेटी सुप्रिया सुले की बारामती की और उनका जो गढ़ है, उनका जो घर है, बारामती की सीट बचानी है, अगर बारामती की सीट गई तो समझिए
शरद पवार खत्म, उनका राजनीतिक रसूख खत्म, तो उसको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं और उनकी हद है भतीजे तक। वो भतीजे अजीत पवार के साथ जाने को तैयार हो सकते हैं, यानी एनडीए में आने को तैयार हो सकते हैं। एनसीपी फिर एक हो सकती है, जैसा पिछले वीडियो में मैंने कहा था, और एनसीपी एक होकर भी एनडीए का हिस्सा बनी रह सकती है। तो शरद पवार के आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई मराठा नेता उस तरह से एनडीए से बाहर रह नहीं जाएगा। अशोक चौहान का कद बड़ा है, जनाधार वाले नेता हैं। एक हाउसिंग सोसाइटी के घोटाले के मामले को अगर आप छोड़ दें तो उनके खिलाफ कोई ऐसा भ्रष्टाचार का या इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो कांग्रेस के अंदरूनी राजनीति का और भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष की राजनीति के दबाव को कांग्रेस पार्टी झेल नहीं पाई और उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। लेकिन कांग्रेस में उनके साथ जो हो रहा था उसके बाद उनका कांग्रेस में बने रहना बड़ा कठिन था। उनको प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, उनको विधानसभा में विधायक दल का नेता भी नहीं बनाया गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो इतने जनाधार वाला नेता हो, उसको सिर्फ एक विधायक बनाकर रखा गया। हालांकि जब महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बनी थी तो उसमें उनको मंत्री बनाया गया था। उन्होंने क्यों मंत्री बनना स्वीकार किया ये पता नहीं, शायद राजनेता लोग जो है सत्ता से बहुत ज़्यादा समय तक दूर नहीं रह सकते। लेकिन जो ये बात कही जा रही केवल सत्ता के लिए अशोक चौहान बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ये बात पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन पूरी तरह से सही भी नहीं है। अशोक चौहान हो या कोई भी नेता हो, सभी जो भी राजनीति में हैं सत्ता के लिए हैं। तो सत्ता के लिए अगर कहीं जा रहे हैं अशोक चौहान तो उसमें कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन राजनीतिक लोग जब दल बदलते हैं, एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, इस तरह का फैसला करते हैं, तो उसके पीछे केवल और केवल सत्ता नहीं होती, एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं राजनीतिक भविष्य। अशोक चौहान को कांग्रेस पार्टी में अपना कोई राजनीतिक भविष्य नज़र नहीं आ रहा था। जिस तरह का संगठन बन गया है कांग्रेस का, खास तौर से केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, राहुल गांधी और उनके आसपास के जो लोग हैं उन्होंने पार्टी के बाकी नेताओं, खास तौर से राज्य के नेताओं से संवाद बिल्कुल खत्म कर दिया है। अशोक चौहान जैसे कद के नेता को अगर राहुल गांधी से बात करने में दिक्कत हो, मुश्किल हो, तो आप समझ सकते हैं कांग्रेस की क्या हालत है। तो कांग्रेस में चाहे मिलिंद देवड़ा हो, बाबा सिद्दीकी हो या अशोक चौहान, सब सफोकेशन महसूस कर रहे थे। उनको एक वेंटिलेशन की तलाश थी, एक ऐसे रोशनदान की तलाश थी जहां से उनको ऑक्सीजन मिल सके, और वो उनको दिखाई दिया विपक्ष में। मिलिंद देवड़ा गए एकनाथ शिंदे के साथ, बाबा सिद्दीकी गए अजीत पवार के साथ, और अशोक चौहान जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उनको लग रहा है कि अगर हमको भविष्य में राजनीति करनी है, महाराष्ट्र की राजनीति में अगर रेलेवेंट बने रहना है, तो इन्हीं पार्टियों के साथ जाना चाहिए। कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। तो कांग्रेस भविष्य शून्य पार्टी हो गई है। उसमें जो लोग हैं जो परिवार के वफादार नहीं हैं, जो परिवार के करीबी नहीं हैं, उनमें से ज़्यादातर लोगों को अपना कोई भविष्य नज़र नहीं आता, इसीलिए छोड़ रहे हैं। केवल बात सत्ता की नहीं है। इससे पहले भी कांग्रेस सत्ता से बाहर रह चुकी है। 6 साल जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, लेकिन इस तरह की भगदड़ उस समय नहीं थी और उस समय उम्मीद भी नहीं थी। खासतौर से अगर आप 2004 के चुनाव को याद करें तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लौट कर आ रही है। तब भी कांग्रेस में इस तरह की भगदड़ नहीं थी जैसी आज है। आज कांग्रेस में जो लोग हैं उनको ये यकीन हो गया है उनका राजनीतिक भविष्य कांग्रेस पार्टी में नहीं है। तो वो ये या तो इसलिए हैं कि कोई उनको लेने को तैयार नहीं है, जाने के लिए कोई जगह नहीं है, या फिर उनको लगता है कि जहाँ जाएंगे वहाँ भी जगह खाली नहीं है, तो जाने की कोशिश करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पहुँचेंगे तो वहाँ भी हाशिए पर रहेंगे, इसलिए कहीं जाने को तैयार नहीं है। तो अशोक चौहान का भाजपा में आना एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, महाराष्ट्र की राजनीति की दृष्टि से भी और राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से भी। तो आप देखिए लोकसभा चुनाव की घोषणा होते होते अभी कितने परिवर्तन होते हैं। एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो यात्रा क्यों हो रही है, ये किसी का समझना
बड़ा मुश्किल है। जैसे जैसे उनकी यात्रा बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी घटती जा रही है, लेकिन वो इन सब बातों से बेफिक्र होकर अपनी यात्रा पर चलते जा रहे हैं। कहाँ पहुँचेंगे मालूम नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।